मान लीजिए हमारे पास एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसमें A से उत्पादों का निर्माण हो रहा है और जब समय 0 है तब हमारे पास A की प्रारंभिक सांद्रता है और T समय के बाद उस समय T पर हमारे पास A की सांद्रता है। तो अब चलिए इस अभिक्रिया का वेग लिख लेते हैं। तो हमने पहले की एक वीडियो में देखा था कि हम इस अभिक्रिया के वेग को A में ह्रास होने की दर से दर्शा सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं A की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन, और यहाँ पर हम एक ऋणात्मक चिन्ह लगा लेते हैं जिससे कि हमें अभिक्रिया का वेग धनात्मक मिले। हम चाहें तो यहाँ पर वेग नियम भी लिख सकते हैं। तो वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग बराबर होता है वेग स्थिरांक K गुणा A की सांद्रता, और क्योंकि यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पर A की सांद्रता की घात में 1 आ जाएगा। इसके बारे में हमने पहले की एक वीडियो में भी बात की थी। अब क्योंकि ये दोनों ही वेग को प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, यानी कि A में जो ह्रास होने की दर है अर्थात ऋणात्मक A की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन, यह बराबर होगा वेग स्थिरांक K गुणा A की सांद्रता की घात 1। अब देखिए यहाँ पर यह इस अभिक्रिया का औसत वेग है यानी कि एवरेज रेट है। अगर हमें अभिक्रिया का तात्कालिक यानी कि इंस्टेंटेनियस वेग लिखना है तो इसके लिए हमें कलन गणित यानी कि कैलकुलस का उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए इस अभिक्रिया का जो तात्कालिक वेग है वह आएगा माइनस डी A की सांद्रता, और यहां हम dt लिखेंगे क्योंकि हम समय के सापेक्ष बात कर रहे हैं, और यह बराबर होगा K गुणा A की सांद्रता और इसकी घात 1। तो अब हमारे पास यह एक अवकल समीकरण है यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें सांद्रता समय के फलन के रूप में मिल जाएगी, यानी हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो इस अवकल समीकरण को हल करने का पहला चरण होगा कि हम यहाँ पर चरों यानी कि वेरिएबल्स को अलग अलग कर लें। तो जितने भी A हैं उनको हम एक पक्ष में लेकर आएंगे और जितने भी T हैं उनको हम दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे। तो अब हम दोनों पक्षों में A की सांद्रता से भाग लगा लेंगे, तो इससे हमें मिलेगा dA की सांद्रता बट्टा A की सांद्रता बराबर, अब यह ऋणात्मक चिन्ह हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर माइनस K, और दोनों पक्षों में हम dt से गुणा कर लेंगे जिससे यहाँ पर से dt हट जाएगा और यहाँ गुणा में dt आ जाएगा। तो हमने समाकलन करने के लिए बस यहाँ पर कुछ चीजों को पुनर्व्यवस्थित किया है। अब जब हमने चरों को अलग अलग कर लिया है तो अब हम दोनों पक्षों में समाकलन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा लेते हैं, और क्योंकि यह माइनस के एक अचर पद है यानी कि कांस्टेंट टर्म है तो हम इसको समाकलन के बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पर dt का समाकलन हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि ये समाकलन हम कहां से कहां तक करेंगे। तो अगर हम समय की बात करते हैं तो समय 0 से लेकर समय t तक समाकलन किया जाएगा, और अगर सांद्रता की बात की जाए तो A की प्रारंभिक सांद्रता से किसी समय t पर A की सांद्रता तक समाकलन किया जाएगा। तो यहां पर अब हम लिख लेते हैं, देखिए यह समाकलन किया जा रहा है 0 से लेकर t तक, और यहां पर समाकलन हो रहा है A की प्रारंभिक सांद्रता से किसी समय t पर A की सांद्रता तक। अब जरा देखिए dA बट्टा A, यह समाकलन होगा A का प्राकृतिक लघुगणक, और इसे हम ज्ञात करेंगे A की प्रारंभिक सांद्रता से किसी समय t पर A की सांद्रता तक, और यह बराबर होगा, देखिए dt का समाकलन हो जाएगा t, तो यहाँ पर माइनस K गुणा t आ जाएगा, और इसे हम ज्ञात कर रहे होंगे 0 से लेकर t तक। तो अब इसके बाद हम कलन गणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो बाएं पक्ष में तो हमारे पास आ जाएगा किसी समय t पर A की सांद्रता का प्राकृतिक लघुगणक माइनस A की प्रारंभिक सांद्रता का प्राकृतिक लघुगणक, और यह बराबर होगा माइनस K गुणा t। तो यह हमारे समाकलित वेग नियम यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ को लिखने का एक तरीका होता है, और इसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण भी कहते हैं। तो यह हमारा समाकलित वेग नियम आ गया है, और यह इसे लिखने का एक तरीका है। हम चाहें तो इसे एक अलग तरीके से व्यक्त भी कर सकते हैं, और ऐसा हम एक आने वाली वीडियो में करेंगे भी, लेकिन फिलहाल के लिए यह हमारे सवालों को करने हेतु एक बहुत ही उपयोगी समीकरण आ गया है। अब आइए हम इस समीकरण को थोड़ा सा पुनर्व्यवस्थित करके लिख लेते हैं और दोनों पक्षों में A की प्रारंभिक सांद्रता का प्राकृतिक लघुगणक जोड़ लेते हैं। तो इससे हमें मिलेगा किसी समय t पर A की सांद्रता का प्राकृतिक लघुगणक बराबर माइनस K गुणा t
प्लस ए की प्रारंभिक सांद्रता का प्राकृतिक लघुगणक। और हमने इसे यहाँ पर पुनर्व्यवस्थित करके इसलिए लिखा है ताकि हम यह समझ पाएं कि इसका आलेख एक सरल रेखा के आलेख की तरह ही होगा। तो इसे हम y बराबर mx प्लस बी के रूप में सोच सकते हैं। हम जानते हैं y बराबर mx प्लस बी एक सरल रेखा का समीकरण होता है। तो आलेख बनाने के लिए हम y अक्ष पर किसी समय t पर a की सांद्रता के प्राकृतिक लघुगणक को रखेंगे, x अक्ष पर हम समय यानी कि t को रखेंगे, और जब हम आलेख बनाएंगे तो हम देख पाएंगे कि हमें ढाल यानी जो स्लोप है जो कि यहाँ पर m है उसके रूप में माइनस k मिल जाएगा। और यहाँ पर यह b y अंतःखंड यानी कि y इंटरसेप्ट है जो कि यहाँ पर a की प्रारंभिक सांद्रता का प्राकृतिक लघुगणक होगा। तो आइए अब हम इसके आलेख को बना लेते हैं। तो यहाँ पर y अक्ष पर तो किसी समय t पर a की सांद्रता का प्राकृतिक लघुगणक रखेंगे और x अक्ष पर हम समय यानी कि t लिखेंगे, और उसके बाद जब हम इसका आलेख बनाएंगे तो हमें एक सरल रेखा मिलने वाली है। तो इस प्रकार से हमने यह सरल रेखा बना ली है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह हमारा y अंतःखंड होगा और y अंतःखंड a की प्रारंभिक सांद्रता का प्राकृतिक लघुगणक होने वाला है। तो आइए इस y अंतःखंड को नामांकित कर लेते हैं। यह है a की प्रारंभिक सांद्रता का प्राकृतिक लघुगणक। और इसी प्रकार अगर हम इस रेखा की ढाल लिखना चाहते हैं जो कि m है, तो यह ढाल यहाँ पर माइनस k आने वाली है। तो चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर यह जो ढाल है, ढाल बराबर हमें माइनस k मिलेगा। तो अब इस ढाल के उपयोग से हम वेग स्थिरांक ज्ञात कर लेंगे और किसी समय t पर a की सांद्रता के प्राकृतिक लघुगणक बनाम समय, यह आलेख बनाने पर हमें एक सरल रेखा मिलती है जिसकी ढाल माइनस k होती है।